कहानी की शुरुआत होती है एक बस से जो पूरी तरह बवाल का मंजर बना हुआ है। हर तरफ बेहोश लोग पड़े हैं, जमीन पर चाकू और गोलियां बिखरी हुई हैं और खून के धब्बे चारों तरफ फैले हुए हैं। सबसे पहले जो होश में आता है उसका नाम है लिन। उसके हाथों में पिस्तौल है जबकि वो हथकड़ी में बंधा हुआ है। वो एकदम घबराया हुआ दिखता है, खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि बस किसी वीराने के बीच रेगिस्तान में खड़ी है जहां आसपास सड़क जैसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी राहत की बात यह है कि हथकड़ी की चाबी उसके पास ही पड़ी है। वो जल्दी से अपने हाथ खोलता है और ड्राइवर को झंझोड़ने लगता है, मगर उसमें कोई जान नजर नहीं आती। फिर वो पैनल पर कुछ बटन दबाता है जिससे टीवी बंद हो जाता है। उसी पल उसे रियर व्यू मिरर में अपनी ही शक्ल दिखाई देती है। वो और भी ज्यादा चौंक जाता है, जैसे कि उसे अपना चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा। अपने गाल को छूने लगता है। यादें फ्लैशबैक की तरह आती हैं, जैसे बस के अंदर पुलिस थी, कोई गोली चला रहा था, मगर सब कुछ बहुत बिखरा हुआ है, समझ नहीं आता। तभी एक और यात्री दर्द में कराहता हुआ होश में आता है। लिन भागता है उसके पास, शायद कोई जवाब मिल जाए, लेकिन जब देखता है कि वो बंदा खुद उससे भी ज्यादा कंफ्यूज है तो हार मान लेता है। धीरे धीरे बाकी लोग भी होश में आने लगते हैं और सबको समझ आ जाता है कि किसी को नहीं पता कि वो लोग यहाँ कैसे पहुंचे। एक औरत बस के दरवाजे के पास गिरे एक शव को देखकर चीख उठती है। वो सोया नहीं, मरा हुआ है। ये देखकर बस में दहशत फैल जाती है। कोई दरवाजा खोल देता है और वो लाश बाहर गिर जाती है। सारे लोग चिल्लाते हुए बस से बाहर भागते हैं। कुछ लोग दौड़ते ही जा रहे हैं। तभी कुछ अजीब होता है। कुछ लोग रेत के टीले के पीछे घूमते हैं और फिर अचानक चीखों की आवाजें और एक बहुत बड़ी धूल की आंधी दिखाई देती है। कुछ लोग उस धूल से बचकर भागते हैं और जो पीछे रह गए उनके सामने जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। उस धूल के गुब्बार से कई लोगों के सिर ही उड़ जाते हैं। ये कोई आम धूल नहीं थी, ये जानलेवा थी। सब बस की तरफ भागते हैं, मगर ज्यादातर लोग उस धूल की भेंट चढ़ जाते हैं, जिसमें वो औरत भी शामिल होती है जिसने सबसे पहले चीख मारी थी। अब बस में सिर्फ 5 लोग बचे हैं। लिन, बोलान जो सबसे पहले जागा था, ड्राइविंग सीट पर बैठा चेन, गंजा आदमी जियाओ और एक बौना जिसका नाम जून है। धूल का तूफान दूर तक फैलता जा रहा है और चेन बुरी तरह गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहा है। पास ही एक परछाई में कोई अजीब सा जीव गुर्रा रहा है। जियाओ अपना फोन चलाने की कोशिश करता है, मगर पासवर्ड नहीं पता, और जून कहता है कि उसे तो अपना नाम तक याद नहीं। कट होता है एक यंग पुलिस ऑफिसर फांग पर जो एक टूटी फूटी वैन में कुछ ढूंढ रही है। उसी समय रेडियो पर खबर चल रही है कि 3 चोर बैंक लूट के बाद फरार हो गए हैं। उसे एक मोबाइल मिलता है जिसमें एक औरत की रिकॉर्डिंग है। वो किसी से मिन्नतें कर रही है कि उसकी बेटी को कुछ मत करना। वापस बस में 5 लोग धीरे धीरे ये समझ जाते हैं कि किसी को भी अपनी पहचान याद नहीं। तभी एक सूटकेस मिलता है जो पैसों से भरा है। जियाओ सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका है, मगर कोई उसकी बात नहीं मानता। चेन बाकी सामान की तलाशी लेता है और थोड़ा सा पानी ढूंढता है। ये देखते ही जून, जियाओ और चेन के बीच पानी के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। बोतल एक दूसरे को फेंकते हुए आखिरकार बोलान के पास पहुंचती है, जो पीने ही वाला होता है कि तभी एक गोली चलती है। जियाओ ने बंदूक निकाल ली थी और हवा में गोली मार दी, ये जताने के लिए कि अब पानी सिर्फ वहीं पिएगा। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब एक बच्चे की आवाज आती है, पापा, और सबको पता चलता है कि बस में एक छोटी सी लड़की भी है। वो लड़की प्यास से बेहाल होती है और सब उसे ही सारा पानी दे देते हैं। जब उसे पूछा जाता है कि उसके पापा कौन हैं, तो वो कहती है, मुझे याद नहीं। ये सुनकर वो रोने लगती है। तभी जून उसे एक बंदर का मास्क पहनाकर हंसाने में कामयाब हो जाता है। तब पता चलता है कि उसका नाम लिलई है और उसे सुबह 7 बजे किडनैप किया गया था। फांग उस वक्त उसकी मां के साथ होती है और किडनैपर्स का रिकॉर्डेड मैसेज सुन रही होती है। फिरौती कैसे देनी है इसकी जानकारी उसमें होती है। रेगिस्तान में दूसरी तरफ हालत और भी बिगड़ती है। जून को वो चीज फिर से मिल जाती है जो उसने खिड़की से बाहर फेंकी थी, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो सब लोग गोल गोल घूम रहे हैं। जियाओ गुस्से में चेन का गला दबाने लगता है, मगर लिन इस मौके का फायदा उठाकर उसकी बंदूक छीन लेता है और फिर सरप्राइजिंगली उसे वापस भी कर देता है। अब सब मिलकर तय करते हैं कि अब से वो लोग रेत की शक्ल देखकर रास्ता तय करेंगे और बस से जितना वजन कम हो सके करेंगे, क्योंकि पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। रात हो जाती है और तभी उन्हें एक बड़ा सा पानी का गड्ढा मिलता है। सब दौड़ते हैं पानी पीने और कुछ बोतलों में भरने। जून बच्ची का ध्यान रखता है। उसी दौरान वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। जब बाकी लोग पास ही से किसी डरावनी आवाज को सुनते हैं, तभी कुछ बहुत बड़ा और बहुत तेज उन पर हमला करता है। जून कहीं दिखाई नहीं देता और लिलई फिर से रोने लगती है।
सब उसे लेकर बस की तरफ भागते हैं। फिर जून खिड़की से दिखाई देता है और मदद के लिए पुकारता है। सब डरे हुए होते हैं दरवाजा खोलने से, लेकिन लिलय अब तक जून से जुड़ चुकी होती है और जिद करती है कि किसी को उसे बचाना चाहिए। आखिरकार सब बाहर जाते हैं और बोलन दरवाजे के पास ही खड़ा कांपता रहता है। तभी जून उसका पैर पकड़ लेता है और बताता है कि वो बस के नीचे छुपा हुआ था। जैसे ही वो सब वापस आने लगते हैं, एक राक्षस जैसा दिखने वाला प्राणी अचानक से लीन पर झपट पड़ता है और उसे काटने की कोशिश करता है। जियाओ गोली चला देता है और वो चीज भाग जाती है। सब वापस बस में आ जाते हैं। जून बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन फिर भी अपनी बौद्ध मान्यताओं को नहीं छोड़ता। वो लिलय को समझाता है कि बुराई 3 रूपों में आती है, हवा, पानी और आग। अब तक वो जानलेवा धूल और पानी के राक्षस का सामना कर चुके हैं, तो मतलब सिर्फ एक और खतरा बाकी है। चेन सबको बताता है कि पेट्रोल भी खत्म हो गया है। लिन कहता है कि अब सबको बारी बारी से पहरेदारी करते हुए रात यहीं बितानी चाहिए। लिलय अभी भी जाग रही होती है और कहती है कि वो पानी नहीं पिएगी क्योंकि उसे रखना है। अगर जून को प्यास लगे तो लीन अब भी अपनी टूटी फूटी यादों से परेशान होता है और लिलय से पूछता है, कुछ याद है? मगर वो कहती है, नहीं। उसी रात बिना किसी को पता चले रेगिस्तान के बीच में एक चमकदार गोल घेरा बनता है, जैसे कोई वॉर पोर्टल हो, और फिर अचानक से गायब हो जाता है। अगली सुबह लिलय की मां तय की गई जगह पर फिरौती की रकम लेकर पहुंचती है, लेकिन कोई आता ही नहीं। पुलिस छिपकर सब देख रही होती है। तभी किसी का फोन आता है, डील अभी के लिए कैंसिल। उधर रेगिस्तान में बचे हुए लोग महसूस करते हैं कि रात बहुत छोटी थी। सिर्फ 3 घंटे में सूरज उगाया। लिलय सबकी नजर से बचकर दूर जा निकलती है और एक अजीब सी चीज देखती है जो रेत में गिरी होती है। वो एक खतरे की चेतावनी वाला बोर्ड होता है। तभी सबको पता चलता है कि लिलय गायब है और वो उसे पुकारने लगते हैं। लिन सबको चुप करवाता है और सबको वही जानलेवा हवा की आवाज सुनाई देती है। जियाओ बच्ची को बचाने के लिए दौड़ता है और एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है। जोर का धमाका होता है, सब सदमे में होते हैं, लेकिन जियाओ बच जाता है। अब समस्या ये है कि लिलय खुद एक और माइन पर खड़ी है और वो जानलेवा धूल फिर से आ रही है। लिन खुद को संभालते हुए धीरे से चाकू की नोक लिलय के जूते और माइन के बीच घुसाता है और धीरे धीरे उसका पैर निकाल देता है। अब धूल की आंधी बेहद पास है। जून बच्ची को लेकर बस की तरफ भागता है और लिन वहीं खड़ा रहता है, चाकू पकड़े हुए। ये तय नहीं कर पाता कि क्या करे। जब आखिरकार वो चाकू छोड़ता है, कुछ नहीं होता, मगर अब धूल की रफ्तार और बढ़ चुकी है। वो बस को पार कर जाती है और लिलय फिर से रोने लगती है क्योंकि लिन अब तक बस में नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो लोग चेक करने बाहर जाते हैं, वो लड़का कार्गो कंपार्टमेंट से बाहर लुढ़क जाता है जहां वो छिपा हुआ था, बिल्कुल समय रहते। इस डरावनी घटना के बाद शियाओ धीरे धीरे ठीक होने लगता है और बाकी सब फिर से उम्मीद खोने लगते हैं। तभी लिन कहता है कि टिब्बे के उस पार कुछ है, शायद कोई मदद मिल जाए। इधर फांग अभी भी लेले की मां के साथ है, जिनका नाम बाई है। बाई बताती है कि जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी तभी वो विधवा हो गई थी, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं जुटाई कि ये बात अपनी बेटी को बता सके। इसलिए उसने एक कहानी बना ली कि उसका पापा एक नाविक है जो एक दिन उसकी बर्थडे पर लौटेगा। यही वजह थी कि कल लड़की बहुत उदास हो गई थी क्योंकि वो 8 साल की हो गई थी, लेकिन पापा फिर भी नहीं आए। लेले अपने पापा को ढूंढने घर से भाग गई थी और इसी चक्कर में उसका किडनैप हो गया। जब बाई ये सब फांग को बता रही होती है, तभी एक पुलिस अफसर खबर लाता है कि वाया टैब से कुछ जानकारी मिली है। उसी वक्त लेले और उसके नए दोस्त रेगिस्तान पार कर रहे होते हैं, जहां उन्हें एक बंकर जैसा कुछ दिखता है। जियाओ भी अब उनके साथ है, जिसे बाकियों ने उठाकर साथ लाया है। रास्ते में वे कंकालों के पास से गुजरते हैं। बंकर तक पहुंचने पर लेले अपने अंधेरे के डर को पार कर लेती है और सब लोग टनल के अंदर बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक ब्रिटिश झंडा और बहुत सारे धूल भरे पुराने हथियार मिलते हैं। सिर्फ एक मोबाइल की टॉर्च से वो एक दीवार में बने गड्ढे की जांच कर रहे होते हैं। तभी लिन उन्हें बुलाता है। उसने कुछ ढूंढा है, एक स्टॉक पाइल मिलता है, डिब्बा बंद खाना। सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि शायद अब भूख मिटेगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। चेन जैसे ही खाना खाता है, थूक देता है। बोलन डिब्बे की तारीख चेक करता है, वो 1915 की होती है। लिन ज्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि उसे पहले ही हथियारों और यूनिफॉर्म से शक था कि ये सब बहुत पुराना है और शायद चीन का भी नहीं। बोलान डर जाता है कि शायद वो किसी और देश में है और वहां की सेना कभी भी लौट सकती है, लेकिन बाकी लोग फिर भी बंकर में रुकना बेहतर समझते हैं। थोड़ी देर बाद चेन को एक गैस का डिब्बा मिल जाता है और वो लिन और बोलान के साथ मिलकर टैंक भरने निकल जाता है। शियाओ और जून लेले के साथ बंकर में रहते हैं। तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और वो सब चौंक जाते हैं।
उधर लिन देखता है कि बस फंसी हुई है तो वो खुदाई शुरू करता है और एक फावड़े की चोट किसी मेटल चीज से टकरा जाती है। एक पुराना मिलिट्री हेलमेट और कुछ यादगार चीजों के साथ एक डायरी मिलती है। चूंकि बोलान को दूसरी भाषाओं का ज्ञान है, वो सैनिक की डायरी पढ़ना शुरू करता है और जो पढ़ता है उससे बाकी दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डायरी में लिखा है कि उनका प्लाटून किसी लड़ाई में जा रहा था, तभी बहुत घना कोहरा छा गया। जब कोहरा हटा तो वो खुद को किसी अनजान रेगिस्तान में पाए। 1 महीने बाद जाकर उन्हें अपनी यादें वापस आईं। सैनिक आगे लिखता है कि उन्होंने वहां ऐसी ऐसी चीजें देखीं जो समझ से परे थीं, क्योंकि वो रेगिस्तान पृथ्वी पर है ही नहीं। इसी बीच लेले जियाओ और जून से चिपकी हुई है, क्योंकि जो आवाज उन्होंने सुनी थी वो सच में एक मॉन्स्टर था। तीनों चुप रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जून समझ जाता है कि ये हमेशा नहीं चल सकता। वो उस राक्षस का सामना करने का फैसला करता है। जैसे ही मॉन्स्टर कूदता है, जून उस पर गोलियां बरसाता है और वो डर कर भाग जाता है। डायरी में आगे लिखा है कि सैनिकों ने घर लौटने का रास्ता खोज लिया था, एक टेम्परेरी वॉर्टेक्स जो रेगिस्तान में कभी कभी खुलता है। ये सब समझ ही रहे होते हैं कि मॉन्स्टर फिर से बंकर से बाहर निकल आता है और चिल्लाता है, शुक्र है बस अब फंसी नहीं है, और वो सब भाग निकलते हैं। लेकिन तभी ऊपर से एक झटका आता है। वो मॉन्स्टर उन तक पहुंच चुका है और अब वो अकेला भी नहीं है। पूरी की पूरी झुंड बस को घेर लेती है। एक अंदर भी घुस आता है, लेकिन उन्हें खाए बिना ही चला जाता है, जैसे उसका ध्यान कहीं और चला गया हो। सांस लेते हुए बोलान चेन से कहता है कि बस घुमा दे, लेकिन चेन इनकार कर देता है। फिर बोलान देखता है कि वॉर्टेक्स खुला हुआ है, हवा में घूमता हुआ, जमीन से कुछ ऊपर और बहुत दूर भी नहीं। मॉन्स्टर्स बंकर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेन और बोलान चेन की खुदगर्जी से गुस्से में आ जाते हैं। चेन कहता है कि डायरी के हिसाब से पोर्टल कभी भी बंद हो सकता है और पता नहीं अगली बार कब खुलेगा। और जो मॉन्स्टर्स बंकर गए हैं वो मतलब है कि बाकी सब अब तक मर चुके होंगे। पर ये बात दोनों को नहीं जंचती और वो कहते हैं कि वो अकेले लौटना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि उस खुदगर्ज इंसान के साथ एक और पल बिताएं। बस से उतरने से पहले बोलन चेन को याद दिलाता है कि लेले कितनी प्यारी है और वो हर किसी को डैडी कहती है, भले ही उसे अपने असली पापा के बारे में कुछ न पता हो। वहीं बंकर में जून और जियाओ कुछ और ही कर रहे हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बिना लड़की को बचाने में लगे हैं। मॉन्स्टर्स अंदर घुस चुके हैं और अब शियाओ के पास भले ही ढेरों हथियार हों, वो एक अकेला लड़का है एक पूरे एलियन झुंड के सामने। उसे समझ आ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो रोते हुए लड़की से विदा लेता है और ग्रेनेड की पिन खींच देता है। लिन और बोलान दूर से धमाका सुनते हैं और घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया और ऊपर से कुछ मॉन्स्टर्स बच भी गए हैं और अब और ज्यादा गुस्से में है। लेले भी खुद को रोक नहीं पाती, रोने लगती है और आवाज से मॉन्स्टर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। जून उसे जल्दी से वहां से निकालने की कोशिश करता है। अब फ्लैशबैक चलता है जब जून बस में चढ़ता है एक लाल डिब्बा लेकर, जिसे वो सीट के नीचे रख देता है। हम देखते हैं कि जो महिला चिल्लाई थी वो कंडक्टर थी और जून से वही बातचीत कर रही थी जिसे पुलिस ऑफिसर ने सुना था, जो फांग के साथ था। चेन फोन पर कह रहा होता है कि डील अभी कैंसिल है। कॉल कटते ही लेले पूछती है कि उसके पापा का घर कितनी दूर है। वो कहता है बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, कहता है कि वो बहुत अमीर होने वाला है और उनके होने वाले बच्चे को बहुत सारी लग्जरी देगा। लेकिन फोन के दूसरी तरफ लड़की कहती है, मैं अबॉर्शन करवा चुकी हूँ। चेन इस खबर से हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी होती है। पुलिस रास्ता ब्लॉक कर रही होती है। डिटेक्टिव लिन बस पर चढ़ता है और एक एक पैसेंजर की जांच करने लगता है। वो लाल डिब्बे को खोलकर देखने के लिए कहता है। जून डिब्बा खोलता है जिसमें कुछ खास नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो डिब्बा सीट के नीचे रखता है, लिन देखता है कि नीचे खून है और उसे शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी बोलान गन निकालता है और एक और पुलिस वाला बोलान पर गन तान देता है। फिर शियाओ अपने पास बैठे पैसेंजर से गन छीनकर डिटेक्टिव पर तान देता है। बोलान एक पैसेंजर को गोली मार देता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो सीरियस है। बाकी गार्ड्स उसकी बात मान लेते हैं और घायल पैसेंजर को बाहर ले जाते हैं। जियाओ लिन को हथकड़ी पहनाता है और बोलान ड्राइवर को बस चलाने को मजबूर करता है। उधर रेगिस्तान में जून और लेले अभी भी दौड़ रहे हैं। तभी पहला मॉन्स्टर उन तक पहुंचता है। वो जून को गिरा देता है और लेले फिर से रोने लगती है। लेकिन तभी लिन वहां पहुंच जाता है और क्रिएचर पर गोलियां चलाता है। बोलान के पास भी हथियार था, लेकिन अब वो पहले जैसी हिम्मत नहीं दिखाता। बड़ी मुश्किल से वो भी फायरिंग शुरू करता है और किसी तरह से सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जून घायल हो जाता है और लेले को उसकी मदद करनी पड़ती है चलने में। गोलियां खत्म हो जाती हैं, जबकि अब भी 3 जानवर जिंदा हैं और पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। बोलान और लिन आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं।
उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो शायद किस्मत से ही हो सकता है। तभी उनमें से एक राक्षस को एक बस कुचल देती है। दरअसल चेन को अपने की पर अफसोस होता है और वो वापस लौट आता है। चेन आते ही बाकी 2 राक्षसों पर फायर करता है और सबको चिल्लाकर कहता है कि जल्दी बस में चढ़ो, लेकिन किसी से भी जून को उठाया नहीं जाता और वो पीछे छूट जाता है। लेले जब देखती है कि जून को खाया जा रहा है तो वो डर और दर्द से पागल हो जाती है और खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बोलान उसे रोक लेता है। वो इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि बोलान उसे हथकड़ी तक लगा देता है ताकि वो भाग ना पाए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पुलिस अब भी उन लुटेरों का पीछा कर रही है जो थे जियाओ, बोलान और एक तीसरा आदमी जो शायद बैंक लूट के दौरान घायल हो गया था। यहाँ हम देखते हैं कि धरती पर बोलान की निशानेबाजी कितनी ज्यादा सटीक है। एक शॉट से वो पुलिस की गाड़ी के टायर को उड़ा देता है और आधे पुलिस वाले वहीं गिर जाते हैं। बस एक टनल में घुस जाती है और दूसरी पुलिस गाड़ी पीछे पीछे आती है, जबकि बाकी पुलिस वाले टनल के बाहर ब्लॉकेड लगा देते हैं। एक पुलिस वाले के पास फाइल होती है इन तीनों अपराधियों की, जो पहले जेल में एक ही सेल में रहते थे। इन तीनों ने आज ही बैंक लूटा था और अब भाग रहे हैं। फैंग और बी भी उसी बस में पहुंच जाते हैं जिसमें लेले और उसका अगवा करने वाला चेन भी होता है। हालांकि इन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का अंदाजा तक नहीं होता। बोलन चेन को बंधक बना लेता है और उसे बस के दरवाजे से लटकाकर पुलिस को डराने की कोशिश करता है ताकि पीछा बंद कर दें। पीछा कर रही गाड़ी रुक जाती है, लेकिन लिन इस मौके का फायदा उठाकर खुद को आजाद कर लेता है और बोलन से लड़ाई कर बैठता है। गोली चलती है और तीसरा लुटेरा मारा जाता है। वो बस के दरवाजे पर गिरता है। तभी सब कुछ बस के अंदर अजीब सा होने लगता है। सबकी आंखें घूमने लगती हैं, सबको तेज सिर दर्द होता है, जैसे सब कुछ बिगड़ने लगा हो। वापस वर्तमान में चेन बस को पूरे स्पीड में पोर्टल की तरफ लेकर जा रहा है, जबकि लिन अब भी राक्षसों से लड़ रहा है। एक राक्षस बस पर चढ़ आता है और अपनी पंजा खिड़की से अंदर डालकर लेले का कंधा पकड़ लेता है, लेकिन क्योंकि लेले के हाथ में हथकड़ी होती है वो भाग नहीं सकती। तब बोलान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और राक्षस उसे बाहर खींच लेता है। लिन लेले को शांत करने की कोशिश करता है और चेन से बस रोकने को कहता है, क्योंकि वो बोलान को बचाना चाहता है। लेकिन चेन चिल्लाता है, अगर अब रुके तो सब मारे जाएंगे। इतने में 2 और राक्षस खिड़की से अंदर घुस आते हैं। लीन के पास अब सिर्फ एक चाकू होता है। गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, लेकिन चाकू से लड़ाई काम नहीं आती। एक राक्षस उसे जमीन पर गिरा देता है और उसका कंधा काटने लगता है। लेले एक प्लास्टिक की बोतल राक्षस पर फेंकती है और लिन किसी तरह से राक्षस का पंजा पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेले हथकड़ी से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और बस के सामने की तरफ भागती है। पीछे लिन अब भी लड़ रहा होता है। वो एक राक्षस को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अब उस आखिरी राक्षस और लेले के बीच कोई नहीं बचा। चेन ये सब रियर व्यू मिरर में देख रहा होता है। आखिरी पल में वो स्टीयरिंग छोड़ देता है, राक्षस को पकड़ता है और खुद खिड़की से कूद जाता है। लेले अब अकेली होती है। तभी एक तेज आवाज उसके सिर में दर्द करती है और चारों तरफ की चीजें बिगड़ने लगती हैं। बस अब पोर्टल पार करने ही वाली होती है। धरती पर बस कुछ ही मिनट गुजरे होते हैं और पुलिस टनल के मुंह पर इंतजार कर रही होती है। जब बस अंधेरे से बाहर आती है, वो सभी लुटेरों को चिल्लाकर कहते हैं, हाथ ऊपर करो, कोई हरकत मत करना। लेकिन बस से सिर्फ एक इंसान बाहर आता है। लेले बाएं उसे देखकर दौड़ती है और गले लग जाती है, लेकिन तभी वो डर जाती है जब देखती है कि लेले उसे पहचानती ही नहीं। पुलिस वाले बस में घुसते हैं और तुरंत किसी से कहते हैं, जल्दी आओ, लिन अब भी जिंदा है। अब सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम ऐसी बस में होते तो अपने लोगों को बचाने के लिए कितना आगे जाते? अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो थिएटर डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आपके दिल तक